अब बात उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसे हत्याकांड की जिसको लेकर रोजाना हो रहे खुलासे हैरान करने वाले हैं। इस हत्याकांड के 3 किरदार हैं। सौरभ, जिसकी हत्या हुई, सौरभ की पत्नी मुस्कान, जिसने अपने पति को बेरहमी से मारा, और मुस्कान का प्रेमी साहिल, जिसने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल जेल में हैं। पुलिस ने अब इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। मेरठ से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सबूत जुटाए जा रहे हैं। दरअसल सौरभ को बेरहमी से मारने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे और वहां जमकर पार्टी की। पहली तस्वीर उस होटल की है जहां मुस्कान और साहिल हत्या के बाद रुके थे। वहीं मेरठ में साहिल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साहिल को लेकर काला जादू और तंत्र विद्या के सबूत भी मिले हैं। कुछ लोग जबरदस्ती साहिल के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। वहीं इस मामले में सौरभ के परिजनों और भाई ने कई सनसनीखेज खुलासे किए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुस्कान सौरभ से तलाक लेना चाहती थी। सौरभ के दोस्त अक्षय ने भी इस मामले में कई खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि मुस्कान घर में कलेश करती थी। वहीं मुस्कान को अपनी बेटी पीहू से भी लगाव नहीं था। मुस्कान से उसकी मुलाकात जो है, जिस वक्त उसकी शादी हुई है 2016 में, 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। मुस्कान चूँकि बहुत सुंदर थी तो सौरभ उसको बहुत पसंद करता था, उसको बहुत प्यार करता था। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी। सौरभ के परिवार को तो रख ही नहीं पाई। वो जो आई, उसने यहाँ घर में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। मोहल्ले में ऐसी इमेज बनानी चाहिए कि सौरभ के घर वाले और सौरभ उसको जो है प्रताड़ित करते हैं, उसको जो है मारते पीटते हैं। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। वो जो है अपनी मौज मस्ती में, अब उनको सज़ा फांसी की होनी चाहिए। सौरभ के दोस्त फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। मेरठ से बलराम पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या अपडेट है? मेरठ पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, हिमाचल प्रदेश भी एक टीम गई हुई है, तमाम चीजें इकट्ठा की जा रही हैं। आज का ताजा अपडेट क्या है बलराम? देखिए, आपको बता दें कि जो हिमाचल टीम गई है पुलिस की, वो अभी लौट कर नहीं आई है और माना जा रहा है कि जो कैब ड्राइवर था उसकी निशानदेही पर पुलिस उन जगहों पर जा रही है जहां पर साहिल और मुस्कान रुके थे और किस तरीके से उन्होंने वहां पर वक्त बिताया, कहां कहां गए थे, ये सभी सबूत जो है वो खंगाल रही है पुलिस। और माना जा रहा है कि उन सबूतों को इकट्ठा करके केस डायरी का पार्ट बनाया जाएगा। साथ ही जो साहिल के दोस्त हैं उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से साहिल की हरकतें थी, क्या वो तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था, क्या तंत्र मंत्र के जरिए वो कुछ पाने की इच्छा रखता था। तो जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हीं के आधार पर जो पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि जिस दिन उसकी हत्या हुई उस दिन उसने एक वॉशिंग मशीन खरीद करके मुस्कान को दी थी और लगातार अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश सौरभ की तरफ से की जा रही थी। हालांकि 2021 में जो पुलिस का कहना है कि उसने एक तलाक का केस फाइल किया था और 2022 में वो घर से भागी थी और उसके बाद जो मुस्कान के पिता हैं और जो मुस्कान का पति था वो उसे लेकर के आया था और उसके बाद दोनों में समझौता हुआ था और ये कहा गया था कि जीवन बेहतर तरीके से हम लोग जिएंगे। लेकिन उसके बाद सौरभ विदेश चला गया और उसके बाद जब लौट कर आया तो इस तरीके से उसकी दुर्दांत हत्या कर दी गई। और सौरभ को जिस तरीके से सौरभ की हत्या की गई और उसके बाद ये दोनों हिमाचल में जाकर घूमते रहे, वो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बलराम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं सौरभ के परिजन इस मामले में अब निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सौरभ के भाई बबलू का कहना है कि इस हत्याकांड में केवल मुस्कान और साहिल ही नहीं बल्कि मुस्कान के घर वाले भी शामिल हैं। हमारे साथ मृतक सौरभ के भाई बबलू हैं जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। कब आप गए पुलिस के पास? मैं यहाँ से अपने गेट पे आया और मैं अपने बच्चे को खिला रहा था गोदी में, तो हमारे पड़ोसी आया मेरे पास भाग के कि ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत का जो है वो मर्डर हो गया, देखो वो तुम्हारा भाई तो नहीं है। गली में पहुँचते में देखा यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है। मैं थोड़ा आगे गया तो सौरभ के दोस्त मिले वहाँ,
तो उन्होंने बोला कि भैया क्या हुआ। मैंने बोलिए यहाँ पे क्या हुआ, तो वो कह रहे कि भैया तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा, उन्होंने बोला कि भाई सौरभ को जो है ऐसे ऐसे मर्डर हो गया उसका, ऐसे परेशान। मेरे को तो वहाँ पे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। पुलिस ने आपको बताया कि आपके भाई की हत्या हो गई, या आपने पुलिस में जाकर के जो शिकायत की उसके बाद पुलिस को पता चला कि ये हत्या हुई और उसके बाद जांच हुई तो ये सारी कड़ियाँ खुल के नज़र आई? नहीं, मैं जब वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पे जब देखा है तो सब मेरे को, मैंने बताया कि मैं भाई हूँ। वहाँ पे जाके जो पुलिस थी उन्होंने बोला कि अब आप जो है हमारे साथ थाने आ जाओ। तो उन्होंने सब ने मिल के फिर रिपोर्ट वगैरह कराई है। अच्छा, क्या पुलिस ने बताया आपको कि पुलिस को कैसे जानकारी हुई? पुलिस ने तो ये बताया कि उसकी मम्मी आई थी साथ में लेके कि ऐसे ऐसे सौरभ को इन्होंने और इनके बॉयफ्रेंड ने मार दिया है। क्या इससे पहले आपको कभी आशंका हुई थी कि आपके भाई की हत्या हो सकती है, या कोई ऐसा विवाद निकल के सामने आया था? डर लगता था कि हाँ अब ये जा रहा है, ऐसे ऐसे पहले भी भाग चुकी है। ये नहीं पता था कि ये ऐसा काम कर देगी। पुलिस की जांच में ये भी निकल के सामने आया है कि 2021 में सौरभ ने खुद ही तलाक का केस किया था और उसके बाद ये लगातार 2022 में करा था। 2022 में करा था इन्होंने, जब ये भाग गई थी। इसके फादर ही गए थे साथ में सौरभ के, शोभी के, तो उन्होंने ही रिपोर्ट करवाई थी। और उसके 10 दिन बाद पुलिस ही इसको लेके आई थी गाजियाबाद से। सौरभ की मां ने अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही कहा कि इस मामले की गहन जांच कर हर तथ्य सामने आना चाहिए। योगी जी से गुहार है मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, चारों पांचों हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। चाहे वो जांच करावे, क्राइम ब्रांच से करावे या CBI से करावे, किसी चीज़ से भी जांच करवावे। मुझे एक एक पहलू का, एक एक नज़रिए का पता होना चाहिए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उस लड़के के साथ। सौरभ की मां न्याय की मांग कर रही हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है और हमारे संवाददाता बलराम पांडे मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बलराम, परिवार ये कह रहा है कि अकेले इसमें साहिल और मुस्कान नहीं, और भी लोग शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी जांच के दायरे में रखा जाए, और फांसी की सजा की मांग कर रहा है। पुलिस के सूत्रों का क्या कहना है? क्या ये सिर्फ साहिल और मुस्कान की प्लानिंग थी, या इसका दायरा थोड़ा और बड़ा हो सकता है? देखिए विशाल, आपको बता दें कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। क्या भूमिका रही है मुस्कान के परिवार की, इसकी भी जांच हो रही है। क्या भूमिका रही है सौरभ के परिवार की, इसकी भी जांच हो रही है। और साथ ही जो मुस्कान और साहिल के दोस्त हैं, उनकी भी भूमिका की जांच हो रही है। और जिस तरीके से तंत्र मंत्र का सामान मिला, जिस तरीके से काले जादू की बात सामने आई, जिस तरीके से ये कहा गया कि काफ़ी तादाद में पैसा लेकर के जो सौरभ है वो विदेश से आया था, तो इन सभी पहलुओं की जांच हो रही है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि आखिरकार सौरभ की जो हत्या हुई है उसके पीछे की असल वजह क्या है। क्या जादू टोना है, क्या काला जादू है, या फिर जो पैसे की बात कही जा रही है वो मुख्य वजह है, या फिर तलाक मुख्य वजह है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के मेरठ पुलिस जांच कर रही है। और जांच में पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि जो तथ्य निकल के आएंगे उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो दोनों आरोपी हैं, चाहे वो साहिल हो या मुस्कान, दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। मेरठ से लेकर के हिमाचल तक पुलिस की जांच चल रही है। 3 टीमें बनाई गई हैं, एक टीम हिमाचल पहुंची है, एक टीम यहां पर जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनसे पूछताछ कर रही है मेरठ के अंदर। हाँ। और तीसरी टीम जो है वो CCTV फुटेज को खंगाल रही है कि जहां जहां से ये लोग गए थे वहां के CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं। और इन सभी सबूतों को केस डायरी का पार्ट बनाया जाएगा और उसके बाद कोर्ट के सामने ये सारे सबूत पेश करके पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 टीमें इस जांच में जुटी हुई हैं। बलराम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी आपके पास आएंगे। सौरभ के हत्या का आरोप जिस साहिल पर लगा है, दावा है कि वो काला जादू और तंत्र विद्या में शामिल था। उसके कमरे से अजीबोगरीब चीजें भी मिली हैं, जिसे देखने के लिए लोग देर रात साहिल के घर पहुंच रहे हैं। इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो साहिल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
कि साहिल के घर पर ताला लगा हुआ है और साथ ही साहिल के घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। भारी तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि जो अधिकारियों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ लोग यहाँ पर साहिल के घर की रैकी करते हुए पाए गए और पता ये भी चला है कि वो लोग अंदर जा कर के देखना चाहते थे कि किस तरीके से तंत्र विद्या होती है, इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला कमरा है जहाँ पर साहिल रहता था और यहीं पर जो तंत्र मंत्र की साधना है वो हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि अभी भी लाइट जल रही है और जो पर्दा है वो हल्का सा आपको खुला हुआ नजर आएगा। जो लोग यहाँ पर रहते हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो सन्नाटा पसरा हुआ है साहिल के घर में, क्या पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर कोई रह रहा है या फिर इसी तरीके से ताला बंद है, कोई यहाँ पर नहीं रह रहा? जब से ये पुलिस लेकर गई है साहिल को तब से ही ये ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ ऐसी सामग्री मिली है जिससे तंत्र मंत्र किया जाता है? देखो, जो शराब पीता तो वहाँ तो बोतलें तो मिलेंगी ही। बिल्ली तो आमतौर पर लोग पालते ही हैं, बिल्ली से तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता उससे कोई तंत्र विद्या होती होगी। पर हमने उस लड़के को कभी तंत्र मंत्र करते या कुछ ऐसी साधना करते हमने कभी नहीं देखा। ये भी जानकारी मिली कि 2-4 महीने पहले वो भजन कीर्तन बजाता था सुबह उठ करके, और नहीं, वो उसकी अब की आदत नहीं थी, वो शुरू से ही ऐसे था। भजन वगैरह लगा लेते थे या थोड़ा बहुत भी कोई फेस्टिवल होना, बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करना भाइयों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऐसा कुछ हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। हम तो शॉक्ड हुए हैं कि जब ये इन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है हत्या के उसमें आरोप में। आप लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इस तरीके की हरकत कर सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि तिलिस्म होता था। नहीं, ऐसा हमने कभी ना देखा है, ना हम ऊपर गए कभी उसके कमरे में, हमने कभी देखा नहीं है। हाँ, उसके फ्रेंड्स वगैरह जाते थे, वो बता सकते हैं इस बारे में कि कुछ होता है कमरे में या नहीं। कभी किसी लड़की को यहाँ आते हुए देखा? बिल्कुल नहीं। इवन तो वो कभी किसी लड़की की तरफ झांकता भी नहीं था, देखता भी नहीं था। मेरठ मर्डर केस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जेल के अंदर से जो खबर आई वो भी हैरान कर देने वाली है। जेल प्रशासन का साहिल और मुस्कान को नशे की लत की जानकारी मिली है और अब जेल में दोनों नशे के लिए परेशान हो रहे हैं। जिसे प्यार करती थी उस सौरभ के दिल पर चाकू से वार करने वाली मुस्कान की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। रोज नए दिल दहला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये जिस पर कभी फिदा थी उसका दिल चीरने और सिर काटने के बाद मौत का जश्न मनाएगी। मर्डर से पहले पति के साथ जन्मदिन का जश्न मनाने वाली मुस्कान खून की होली खेलने के बाद प्रेमी के साथ बेफिक्र होकर रंगों की होली खेली। ये तस्वीर बता रही है कि कत्ल करने वाले ये दोनों की मानसिक स्थिति कैसी होगी। इस वक्त दोनों जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन मर्डर के पीछे की वजहों की कहानियां छनकर बाहर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि साहिल और मुस्कान ड्रग्स लेते थे, जेल में जाने के बाद ड्रग्स नहीं मिल रही है। ऐसे में मेरठ जेल के अधीक्षक ने खुलासा किया है कि साहिल और मुस्कान जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं, सफेद पाउडर न मिलने से परेशान हो रहे हैं। जेल की कोठरी में रात काटना मुश्किल हो गया है। इसी मेरठ जेल के अंदर साहिल और मुस्कान बंद हैं और जिस तरीके से उनकी रातें गुजर रही हैं, तड़प कर नशे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिल सकता। सौरभ की हत्या के बाद दोनों ने सोचा था कि एक साथ जिंदगी कटेगी, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लेकिन समय का चक्र देखिए, अब वो सलाखों के पीछे हैं। जहाँ तक नशे की बात है तो डॉक्टर्स ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है तथा थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएं दे दी हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है, उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। मुस्कान और साहिल न सिर्फ ड्रग्स के लिए तड़प रहे हैं, बल्कि वो जेल के अंदर एक साथ रहना चाहते हैं। जेल में पहुंचते ही मुस्कान ने सबसे पहले यही मांग की थी कि दोनों को एक साथ रखा जाए। जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हमको एक ही बैरक में रखा जाए, दोनों ने कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है। साहिल और मुस्कान की नींद उड़ी हुई है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों से नींद गायब है। जब से जेल गए हैं तब से परेशान हैं। तो दोनों चिंतित हैं, दोनों परेशान हैं
और जिला कारागार के नियमों का दोनों को पालन करना पड़ रहा है। जिला कारागार की जो दैनिक चर्या है, जिसमें सुबह उठना, गिनती करना, नाश्ता, फिर खाना, फिर शाम को बंद होना बैरक में, उसका पालन करना पड़ रहा है तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम लोग उनके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए। यानी जिस जिंदगी के लिए दोनों ने सौरभ की जान ली, वो लाइफ अब मिलने वाली नहीं है। मौत के बाद जश्न मनाने वाली मुस्कान की मुस्कान अब चली गई है, लेकिन उसकी करतूतों की कहानियां अभी बाकी है। मेरठ जेल अधीक्षक के खुलासे के बाद सवाल उठता है कि क्या ड्रग्स लेना भी हत्या की एक वजह है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हत्या के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इनके मनोरोगी होने या हमेशा नशे में रहने की ओर इशारा कर रही है। मनाली में शराब लाने वाला कैब ड्राइवर ने भी इस बात का खुलासा किया है कि दोनों हमेशा नशे में रहते थे। सौरभ की हत्या के बाद की मुस्कान की एक एक तस्वीरें देखिए। किसी का मर्डर करने के बाद अक्सर अपराधी घबराए रहते हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं, लेकिन मुस्कान की मनाली कसोल वाली तस्वीर बता रही है कि उसे कोई परवाह नहीं था। पति सौरभ को ड्रम में पैक कर ब्लैक लॉन्ग कोट पहने मुस्कान बर्फ में घूमती रही और अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचाती रही। कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल और मुस्कान 4 मार्च को शिमला गए थे और वहां 3 दिन रुके। शिमला के बाद कुल्लू मनाली गए, कुल्लू में बर्फ में खेले और पार्टी की। यही नहीं, शराब मंगाकर दोनों पीते थे। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए, मनाली जब बर्फ पड़ रही ही वहाँ गए। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। पति की डेड बॉडी ड्रम में बंद थी और पत्नी अपने प्रेमी के साथ शिमला में केक काट रही थी। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर 11 मार्च की है, जिस दिन मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का जन्मदिन मनाया। होटल के कमरे में ही दोनों ने बर्थडे पार्टी की थी। साहिल के लिए मुस्कान ने कैब ड्राइवर से केक मंगवाया था, जिस पर हैप्पी बर्थडे शंकर लिखवाया था। मुस्कान ने कैब ड्राइवर से केक वाली बात किसी से भी नहीं बताने को कहा था। भैया, आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना कर। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी, इसलिए साहिल के बर्थडे केक पर शंकर लिखा था। मुस्कान अपने प्रेमी को वही केक खिलाती दिखी। पति की मौत और प्रेमी के जन्मदिन पर मुस्कान जमकर नाची थी और साहिल भी डीजे की धुन पर थिरकते दिखा। जन्मदिन मनाने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के कसौल पहुंचे और वहां पर दोनों ने जमकर होली खेली। दोनों ने न सिर्फ होली खेलने का वीडियो बनाया, बल्कि साहिल ने वीडियो में विक्ट्री साइन भी दिखाया। ऐसा लग रहा है मानो दोनों ने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेलना बताता है कि दोनों की दिमागी हालत कैसी होगी। मेरठ से शिमला और कुल्लू मनाली तक इन दोनों की करतूतों का कोई साक्षी था तो वो है कैब ड्राइवर, जिसको लेकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। 4 तारीख की शाम को 6 बजे लोग निकले थे कैब से और ये लोग शिमला, मनाली और कसौल जैसे बताया था साहिल ने कि 3 जगह गए थे। 17 को वापस आए थे, 4 को गए थे, 17 की रात में ये वापस आए थे। किस किस होटल में रुके थे, कब कब कहाँ रुके थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। पुलिस कैब ड्राइवर को लेकर हिमाचल गई है। साहिल और मुस्कान रास्ते में जहां जहां रुके थे वहां पर जाकर पुलिस सबूत जुटा रही है ताकि पुख्ता सबूत के साथ दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहां पे ये लोग रुके थे होटल में, वहां पे पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी हमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, उन सभी चीजों को कलेक्ट किया जा रहा है। पुलिस की कई टीम जांच में जुटी है, दोनों की गतिविधियों पर रिपोर्ट बना रही है। पैसे के लेन देन से लेकर हत्या से पहले और बाद में किससे बातचीत हुई, सबकी लिस्ट तैयार कर रही है।
कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। वो बताया जा रहा है कि ये लोग जब मर्डर करने के बाद जब ये हिमाचल प्रदेश में गए थे वहाँ किए। इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो जब रिमांड पे लिया जाएगा उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो कैब ड्राइवर उससे भी पूछताछ की जाएगी, और अगर लगेगा कि इसे विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए तो डेफिनेटली इसे विवेचना में शामिल कर इसे इस एविडेंस को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। पुलिस की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो कलेजा कपा देने वाला है। सवाल है कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे तंत्र मंत्र भी बड़ी वजह है? दिल, दोस्ती और दगाबाज पत्नी। 29 साल के सौरभ और 28 साल की मुस्कान की मुलाकात 2016 में हुई थी। मुस्कान की मुस्कुराहट पर सौरभ फिदा था। इतना प्यार करता था कि घरवालों से बगावत करके मुस्कान से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन सौरभ मुस्कान के लिए कांटे की तरह तब चुभने लगा जब उसकी जिंदगी में साहिल की एंट्री हुई। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, इसलिए महीनों तक समंदर में सफर करता था। लेकिन हम सफर से दूर रहने वाली मुस्कान के सफर में साहिल के आने से जिंदगी की तस्वीरें और कहानियां बदलने लगीं। साहिल के साथ दोस्ती होने से पहले मुस्कान की एक बेटी थी, फिर भी दोनों करीब आने लगे। लंदन में सौरभ जिंदगी जीने के लिए पैसे जुटा रहा था तो मुस्कान साहिल के साथ वक्त गुजारने लगी। दोनों घर में शराब पीते थे और नशा भी करते थे। कहानी ने मोड़ तब लिया जब मुस्कान को पता चला कि सौरभ लंदन से लौटने वाला है। ये बात जब साहिल को पता चली तो दोनों ने मिलकर मर्डर का प्लान बनाया। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटने वाला था। उससे पहले ही 22 फरवरी 2025 को मर्डर के लिए मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे। 25 फरवरी 2025 को सौरभ की हत्या की पहली कोशिश फेल हो गई। सौरभ को शक न हो इसलिए मुस्कान ने बेटी के जन्मदिन पर सौरभ के साथ जमकर डांस किया। दूसरी कोशिश 3-4 मार्च की रात में की गई और दोनों ने सौरभ को मार डाला। हत्या के बाद 4 मार्च की शाम को साहिल मुस्कान मनाली के लिए रवाना हो गए। हत्या की खबर का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने बॉडी को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को कैसे मारा। मुस्कान 2016 में जिसे सबसे ज्यादा चाहती थी, जिसकी बेटी की मां बनी, बेहोशी की हालत में उस सौरभ के दिल पर चाकू से एक के बाद एक 3 वार किए। दिल चीरने के बाद सौरभ का सर काटा, फिर ड्रम में डालने के लिए डेड बॉडी के टुकड़े किए। सुबह के टाइम की बात है, 10 साढ़े 10 की। वो आई रिक्शा से, दूसरे ड्रम पूछा, ड्रम चाहिए? बच्चे ने किस लिए चाहिए ड्रम? उनकी अनाज के लिए ड्रम चाहिए। 1100 वो बच्चे ने पता है 1100 दे के ड्रम लेके चलेगी बच्चे से। हम तो ड्रम जो बेचते हैं पानी के नहीं बिकते हैं, अचार के नहीं बिकते हैं, दूध के नहीं बिकते हैं, कोई घी के नहीं जा रहा। और दोनों ने मिलकर ड्रम के अंदर बॉडी के टुकड़े डालकर सीमेंट से पैक कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। यही नहीं, अपनी बेटी को भी मर्डर से पहले मायके भेज दिया था। 3 तारीख की शाम को बच्ची अपनी नानी के यहाँ थी। ये मुस्कान ने भी कंफर्म किया है और साहिल ने भी कंफर्म किया है इस चीज़ को। जिस दिन मुस्कान 18 तारीख को वापस आई है उस दिन इसने जब अपने घर वालों को बता रही थी कि उसके फादर का मर्डर हो गया। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। उसके घर वालों को कोई ऐसा एक्शन हुआ, उसके घर वाले घर बैठे हुए हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है। फिलहाल पुलिस उन सभी दुकानों और व्यापारियों से पूछताछ कर रही है जहां से साहिल और मुस्कान ने चाकू, सीमेंट और ड्रम खरीदा था। पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों के मूवमेंट का सही पता चल सके। अब अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में तमाम दावों के बावजूद अपराधी बेलगाम हैं। हर दिन अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से है। पटना में दिन दहाड़े एशिया अस्पताल में घुसकर अस्पताल की संचालिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कल दोपहर की है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अस्पताल की संचालिका सुरभि राज अपने चैम्बर में बैठी हुई थी, तभी बदमाश आए और दनादन 7 गोलियां दाग दी।
सुरभि को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया कि हमला करने वाले कितने लोग थे और यह हत्या क्यों की गई। तो बिहार में अपराधी बेलगाम है और जिस तरह से एक अस्पताल की संचालिका की हत्या हुई है, वो बिहार के कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल यहां खड़ा करता है कि आखिरकार बिहार में क्या हो रहा है। संध्या 3:30 बजे अगम कुआं थाना को सूचना मिली कि एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज को गोली मार दी गई है। जब घटना के सत्यापन के लिए थाना टीम वहां पहुंची, उनको बताया गया कि कुछ स्टाफ जब संचालिका के कमरे में गए तो उन्होंने उनको वहां अचेत अवस्था में खून से लथपथ पाया एवं उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। थाना टीम वहां पर सभी एंगल से साक्ष्य संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय अनुसंधान से घटना में जो सारे बिंदु हैं उन पर कार्य आगे किया जा रहा है। एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभि राज की 7 गोली मारकर हत्या की गई। हमारी संवाददाता निधि श्री हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुकी हैं। निधि श्री, क्या कहा जाएगा? पटना पुलिस क्या कह रही? क्या जो अपराधी हैं वो इतने बेलगाम हो गए कि अस्पताल में घुसकर हत्या कर दे रहे और पुलिस सो रही है? देखिए, सबसे बड़ी घटना तो ये है विशाल की दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल पुलिस को लेकर यही उठ रहा है और मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूँ अपने सहयोगी शैलेश के कैमरे से। पहले ये सड़क की तस्वीर दिखाई है। ठीक सामने आपको चलती फिरती सड़क नज़र आएगी, यानी हॉस्पिटल बिल्कुल सड़क किनारे है। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तब दोपहर के करीब 2 से ढाई बजे का वक्त था और ये अब मैं आपको अंदर कमरे की तस्वीर दिखा रही हूँ। ये आपको सोफ़ा नज़र आएगा। इसी सोफ़े पर कुछ लोग बैठे हुए थे, यानी हॉस्पिटल में काम करने वाले कुछ स्टाफ्स इसी सोफ़े पर बैठे हुए थे। और चूँकि मीटिंग हुई थी, मीटिंग ख़त्म होने के बाद सोफ़े पर बैठे हुए थे और उसके ठीक बगल में, मतलब जिस हॉल में स्टाफ बैठे उसके सटा हुआ ये कमरा है। अब मैं ये कमरा अगर खोलूँ, चूँकि पुलिस ने कई जगह निशान लगाए हुए हैं जहाँ जहाँ गोलियाँ और ब्लड स्टेन्स थे, उनके निशान यहाँ पर लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से। और ये वो कमरा है, ये वो केबिन है जहाँ पर हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि बैठी हुई थी। यानी ये कुर्सी आपको नज़र आएगी, उनका बैग नज़र आएगा और कई सिम आपको इसी तरह बिखरे हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जिसको लेकर अलग अलग एंगल से पुलिस जांचबीन कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस आसपास में कहीं भी कोई भी सीसीटीवी फुटेज नज़र नहीं आ रहा है, यानी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। ये नया केबिन बना हुआ है, जो कि हॉस्पिटल का एक्सटेंशन हुआ था और इस एक्सटेंशन होने की वजह से इसमें यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम थी। लेकिन सामने ये देखिए, ये आपको सामने सभी जगह पर जहाँ जहाँ निशान है वो ये है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है विशाल, जिसको लेकर पुलिस जांचबीन कर रही है कि अगर 6 राउंड फायरिंग हुई, गोलियां चली, इतनी ऐसी गोलियां चली कि दीवार को छेद कर चुकी है, ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गोलियां चलती और बाहर भनक तक नहीं लगती है स्टाफ्स को। बाहर जो कर्मचारी बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि हम कुछ देर बाद देखे और मैम अचेत अवस्था में दिखाई दी, तो 6 राउंड 7 राउंड गोलियां अगर चलती हैं तो अंदर बाहर किसी को ज़रा से भी सुध-बुध नहीं होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो ब्लड स्टेन्स थे उसको हटाने की कोशिश की गई। यानी जो खून के धब्बे थे उनको धोकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। कल देर शाम की घटना है और उसके बाद पुलिस अभी तक जांचबीन कर रही है। निधि, क्या इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? किसी पर इनके परिवार को शक था? क्या इन्होंने पुलिस को पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनकी जान को खतरा है? इससे जुड़ी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, सुरभि के पिता और सुरभि के पति दोनों से एबीपी न्यूज़ ने बातचीत की और दोनों ने मीडिया में ये बयान दिया कि अभी तक उनको कुछ भी ऐसा नहीं लग पाया है। पुलिस से संभव है कि पुलिस को जाकर वो कुछ बयान दे, लेकिन उन दोनों की तरफ से जो बयान है उससे स्पष्ट है कि पहले से कोई दुश्मनी थी। इसको लेकर कोई साफ स्पष्ट बयान उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन पुलिस अलग अलग एंगल से जांचबीन कर रही है। चूँकि ये हॉस्पिटल का एक्सटेंशन मैंने बताया कि नया ही है, बगल में पुराना हॉस्पिटल है, इससे सटा हुआ बिल्डिंग है और उसमें जो है वो मरीज़ आते हैं और तमाम जो इलाज वहाँ पर चलता है। लेकिन ये आपको एक लिफ्ट नज़र आएगा और इस लिफ्ट से संभव है कि अपराधी जो है वो घुसे हो। ये सब कुछ तहकीकात करने के नज़रिए से बताया जा रहा है। ये आपको सीसीटीवी नज़र आएगा, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है कैमरा, चूँकि नई ये बिल्डिंग है, लिहाजा ये बंद पड़ा हुआ है। और घटना जब हुई उसके तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बाद पुलिस को जानकारी दी गई है। ये आपको अगर मैं पीछे का हिस्सा दिखाऊं
तो ये बिल्कुल खाली नज़र आएगा। इस वक्त भी जब मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घूमकर रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर कोई भी कर्मचारी साफ नज़र नहीं आ रहा है, एक भी कर्मचारी यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा ये कमरा दिखाइए, इसके बगल में जो यहाँ पर जो स्ट्रेचर है, यहाँ पर भी आपको ब्लड स्टेन्स नज़र आएंगे। ये संभव है कि जब सुरभि को लोगों ने देखा हो कि वो अचेत पड़ी हुई है, उसके बाद उनको यहाँ इस स्ट्रेचर पर लिटाया गया हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ टूटे बाल भी नज़र आ रहे हैं। जी। साक्ष्य जुटाने की कोशिश पुलिस की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्लड स्टेन्स को जिस तरह मिटाने की कोशिश की गई और 1.5 घंटे बाद पुलिस को जानकारी दी गई। निधि, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वहीं हत्याकांड पर सुरभि के पिता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ पता नहीं, मुझे बोला गया कि नहीं यही है, बेहोश हो गई। बस मुझे यही बताया गया कि आप आइए, गिर गई है, बेहोश हो गई है। कितने बजे की ये घटना है? मुझे नहीं पता कितने बजे की घटना है, मुझे 3:30 बजे फोन आया कि गिर गई है बेहोश। वहीं हत्याकांड पर बीजेपी नेता का कहना है कि बिहार पुलिस अपराधी को 24 घंटे के अंदर खोज कर निकाल लेगी। के मालिक के साथ अभी जो घटना घटी है निंदनीय है, किसी भी हाल में इसको प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। सरकार निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेगी। बिहार पुलिस सक्षम है, 24 घंटे के अंदर अपराधी को पाताल से भी खींच कर निकाला जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। पटना में राबड़ी आवास के सामने और पोस्टर लगाया गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में सीधे सीधे सीएम पर हमला किया गया है। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ एक और पोस्टर लगा है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर नीतीश के खिलाफ ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि नीतीश कुमार द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। ये लिखा गया है। जो पोस्टर लगाया गया नीतीश कुमार को लेकर, उसमें नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया गया है। पोस्टर में लिखा गया द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ एक और पोस्टर लगा है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बताया गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर बिहार में लगातार जारी है और अब आप देखिए एक नया पोस्टर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगा दिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार पर हमला बोला गया और लिखा गया द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। तो जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, पोस्टर वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर की लाइन के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ ये पोस्टर पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया गया है और ये लगातार दूसरा दिन है जब बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के बारे में द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर लिखा गया है। कल भी पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया था, जिसमें नीतीश को खलनायक बताया गया। इसके अलावा पोस्टर में नीतीश कुमार पर महिलाओं और राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप भी लगाया गया था। तो ये दो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, एक आज यानी 23 मार्च का जो नीतीश कुमार को द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बताते हुए पोस्टर लगाया गया, और एक पोस्टर कल का था जिसमें लिखा गया था कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।